सो अगर आप भी तैयारी कर रहे हो सीआईबी के एग्जाम की फॉर द नवंबर दिसंबर अटेम्प्ट, तो ये वीडियोस को जरूर गो थ्रू कर लेना। इसमें ए टू जेड सभी कंसेप्ट्स को हम कवर कर रहे हैं एंड दीज वीडियोस आर टोटली अवेलेबल अंडर द सीआईबी अर्ली बर्ड पैक, राइट। तो सीआईबी अर्ली बर्ड पैक क्या है, मैं आपको फटाफट से बता देता हूँ। तो 5 के 5 सब्जेक्ट यानी कि 4 कंपल्सरी सब्जेक्ट और 5 इलेक्टिव सब्जेक्ट यानी कि टोटल 9 सब्जेक्ट आपको मिलने वाले हैं। इसमें सभी पेपर्स के जो चैप्टर वाइज वीडियोस हैं, केस स्टडी वीडियोस हैं, वो तो आपको मिलते हैं। साथ के साथ कंपल्सरी पेपर्स के वीडियो क्वेश्चंस भी मिलेंगे। चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मॉक टेस्ट, मेगा टेस्ट, सब चीजें मिलने वाली हैं और साथ में आपको मिलने वाले हैं पीडीएफ नोट्स। अब ये सुपर पैक है, सुपर डुपर पैक है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द सीआईबी 2025। अगर तैयारी कर रहे हो तो इन वीडियोस को जरूर गो थ्रू कर लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से, लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से है। और आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्किंग कैपिटल फाइनेंस। दिस इज द सेकंड वीडियो फॉर द सीआईबी। एबीएम की क्लासेस चल रही हैं फिलहाल के लिए एंड इसके बाद हम बीएफएम की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। सो चलिए आज का सेशन करते हैं जल्दी से स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज अ कंपनी विद टोटल करंट एसेट्स। तो कंपनी है एंड उसके टोटल करंट एसेट्स हैं 370 lakhs एंड करंट लाइबिलिटीज हैं जिसमें बैंक बोरिंग शामिल नहीं है 150 लाख है। इज असेस्ड अंडर द टंडन कमिटीज methodologies. If the bank shift its lending policy from the first method to the second method, what would be the primary financial implication for the borrower regarding their contribution and the current ratio, right? तो क्या क्या इंपैक्ट पड़ेगा उसके बारे में हमें बताना है। तो एज पर द टर्म्स, अगर आप जानते नहीं हैं, अगर जानते भी हैं तो आपको बता देता हूं। 3 मेथड आए थे टोटल टंडन कमेटी की तरफ से। मेथड 1, मेथड 2 एंड द मेथड 3, राइट। अब मेथड 1 जो है उसमें मार्जिन जो कंसीडर कर रहा होता है दैट इज 25% ऑफ द वर्किंग कैपिटल गैप। और मेथड 2 जो है इसमें मार्जिन कंसीडर करना होता है 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स। जो मेथड 3 है उसको आरबीआई के द्वारा एक्सेप्ट नहीं किया गया था तो उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। अब ये तो मेथड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एंड फॉर्मूला भी काफी सिंपल है, वर्किंग कैपिटल गैप कैलकुलेट करेंगे एंड माइनस द मार्जिन, दोनों के लिए सेम ही फॉर्मूला चलता है, डेट इज इट। इस तरह से कैलकुलेशन चलती है। अब मेथड 1 जो है वो कम स्ट्रिंजेंट है, मेथड 2 ज्यादा स्ट्रिंजेंट है। यानी कि मेथड 1 के केस में जो करंट रेशियो निकल के आती है वो आती है 1.17:1, जो मिनिमम करंट रेशियो मेंटेन होगी। मेथड 2 के केस में जो मिनिमम करंट रेशियो मेंटेन होगी वो होगी 1.33:1। ये मिनिमम करंट रेशियो मेंटेन होगी इन द केस ऑफ द मेथड 2, राइट। ये सिस्टम यहां पर चलता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहा गया। फर्स्ट वन इट सेज कि जो बोरोअर है कंट्रीब्यूशन डिक्रीजेस, बोरो की जो कंट्रीब्यूशन है वो डिक्रीज हो जाएगी। फाइनल करंट रेशियो जो है दैट विल बी 1.17:1। सेकेंड इट सेज द बोरो कंट्रीब्यूशन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली, द फाइनल करंट रेशियो इज 1.33:1 and the borrower's contribution remain unchanged, but the bank's financial position portion decreases, resulting in current ratio 1.25:1. The bank's financing increases, which allows the borrower to reduce their contribution and improve liquidity. Borrower contribution का मतलब क्या होता है? What do you mean by borrower contribution? It means we are talking about the margin money, right? We are talking about the margin money. तो जब मेथड 1 से मेथड 2 की तरफ जा रहे हैं तो एक्चुअल में मार्जिन डू डज इंक्रीज। सिंपल फंडा है, जब मेथड 1 से मेथड 2 की तरफ जा रहे हो तो मार्जिन इंक्रीज होता है, यानी कि बोरोर की कंट्रीब्यूशन क्या होती है? इंक्रीज होती है, राइट। तो डिक्रीज वाला नहीं है, इंक्रीज वाला होगा। अनचेंज बिल्कुल भी नहीं रहती है एंड ये भी नहीं है। तो जो बोरोर की कंट्रीब्यूशन है वो होती है इंक्रीज एंड फाइनल करंट रेशियो जो है वो 1.33:1 रहेगी। जैसे मैंने आपको बताया मेथड 2 में 1.33:1 की करंट रेशियो मेंटेन्ड है, राइट। सो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट द बोरोअर्स कंट्रीब्यूशन इंक्रीजेस सिग्निफिकेंटली and the final current ratio is pushed to a healthier 1.33:1, right? चलो अभी चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। It says an exporter, Indian exporter of heavy industry machinery secures a large contract with a buyer in a developing country with payment terms spread over 3 years. The exporter wants to receive 100% of the payment immediately to fund new projects and completely eliminate the risk of the foreign buyer defaulting. Which financial instrument is specifically designed to meet these needs? Recourse factoring, forfeiting, a deferred payment guarantee issued by the exporter's bank, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट विद द यूसेंस पीरियड ऑफ 3 years. सो आंसर क्या रहने वाला है? जल्दी से जल्दी आंसर पोस्ट कर दीजिए फॉर द क्वेश्चन नंबर 2. So what will be the correct answer for this question?
सो आंसर यहां पर रहने वाला है ऑप्शन बी, दैट इज फॉरफिटिंग। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि फॉरफिटिंग एक्चुअल में होता क्या है, उसके बारे में हम फटाफट से देख लेते हैं। सो सबसे पहले चीज है कि फॉरफिटिंग होता है कि एक्सपोर्टर के जो रिसीवेबल्स है ना, उनको एक डिस्काउंट के ऊपर परचेज कर लिया जाता है फॉरफिटर के द्वारा, जो सारा का सारा रिस्क उठाएगा रिलेटेड टू द पेमेंट ऑफ द इंपोर्टर। ठीक है, अब ये विदाउट रिकोर्स बेसिस पर होता है इन जनरल, और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस में होता है। लेट्स गेस यहां पर है एक्सपोर्टर और यहां है इंपोर्टर। एक्सपोर्टर ने सामान भेज दिया, अब एक्सपोर्टर ने एक बिल भी ड्रॉ कर दिया जिसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज कह देते हैं। लेट्स से ये बिल ड्रॉ हो गया, अब इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया इंपोर्टर ने और बिल एक्सेप्ट होकर के वापस मिल गया एक्सपोर्टर के पास। नाउ दिस बिल इज एक्चुअली अ रिसीवेबल। अगर मैं एक्सपोर्टर की बुक्स ऑफ अकाउंट में देखूंगा तो ये रिसीवेबल है, यानी कि जो पैसा इसको मिलना चाहिए। अब एक्सपोर्टर को चाहिए पैसा साथ के साथ, तो एक्सपोर्टर जाएंगे यहां पर एक फॉरफेटर के पास, जो इस बिल को करेंगे डिस्काउंट, डिस्काउंट के ऊपर परचेज, राइट। तो ये यहां पर क्या करेगा फॉरफेटर, ये असाइनमेंट करवा लेगा, जो भी रिसीवेबल्स हैं इनकी असाइनमेंट करवा लेगा, और अपना जो बाहर का काउंटर पार्ट है इंपोर्टर की कंट्री में, उसको बोलेगा कि भाई एक बार चेक करो इसका क्रेडिट वर्दीनेस कैसा है, इसका पास हिस्ट्री वो कैसा है, वो चीजें चेक हो जाएंगी। एंड यहाँ पर पेमेंट जो है, पेमेंट कर दी जाएगी 100%, डिस्काउंट के ऊपर पेमेंट जो है वो कर दी जाएगी। अब यहाँ पर ड्यू डेट जब भी आएगी तो उसके बाद पेमेंट लेगा यहाँ पर काउंटर पार्ट और पेमेंट आप पे दे देगा। इन केस अगर डिफॉल्ट हुआ, इंपोर्टर ने पेमेंट ना किया, तो रिस्क इसके साथ ही, फॉरफिटर के साथ ही रहने वाला है। ज्यादातर इन जनरल यही होता है, और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स में इस पर्टिकुलर टेक्निक का इस्तेमाल होता है जिसको फॉरफिटिंग कहते हैं, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट द फॉरफिटिंग। आई होप ये चीज क्लियर होगी। इफ वी टॉक अबाउट द पार्टीज, तो एक एक्सपोर्टर है, इंपोर्टर है, फॉरफिटर है, गारंटर बैंक हो सकता है। दिस इज द थिंग, ठीक है जी। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 इट सेज a bank is presented with a bill of exchange for discounting purposes. The bill includes a clause stating it without recourse and it is not drawn under letter of credit, और वो letter of credit के अंदर drawn नहीं है। According to the Reserve Bank of India guidelines mentioned in the particular debt document, how should the bank proceed with this request? तो बैंक क्या करेगा ऐसी रिक्वेस्ट के साथ? तो क्वेश्चन इस तरह से है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज प्रेजेंट किया गया है डिस्काउंटिंग के पर्पस के लिए, और जो बिल है उसके ऊपर लिखा गया है विदाउट रिकोर्स, ठीक है, एंड इट इज नॉट ड्रॉन अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट, उसके अंडर ड्रॉन नहीं है। तो किस तरह से डील किया जाएगा? लेट्स हैव अ लुक एट इट। ऑप्शंस देखते हैं। द बैंक should readily discount the bill. Without recourse clause protects it from the legal action. The bank should reject the bill because the practice of drawing bills without recourse clause is to be discouraged as it increases the bank's risk. Option C, it says the bank can discount the bill provided it is an usance bill, as the credit period allows for the risk mitigation. The fourth one, it says the bank must refer the bill to the RBI for special approval since it is non-standard instrument, right? तो लेट्स आंसर दिस क्वेश्चन, जल्दी से जल्दी आंसर कीजिएगा क्वेश्चन का। तो सिंपल सा फंडा है, देखो आरबीआई परमिट नहीं करता बैंक्स को कि बैंक्स डिस्काउंट करे बिल को जो विदाउट रिकोर्स लिखा हुआ है, अनलेस दे आर ड्रॉन अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। अगर तो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर ड्रॉन है फिर अलाउड है, अदरवाइज नहीं अलाउड है। बिकॉज विदाउट रिकोर्स का मतलब होता है कि इन केस अगर कस्टमर के जिससे पैसे लेने थे उसने डिफॉल्ट कर दिया, तो सारा रिस्क बैंक के ऊपर आएगा। तो रिस्क असेसमेंट करना काफी ज्यादा जरूरी है, एंड फॉर द अवॉइड करना है कि मिसयूज ना हो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स का, और ये भी इंश्योर करना होता है कि जेन्युइन ट्रेड ट्रांजेक्शन हो, राइट। तो अगर खास करके एलसी के साथ बैग्ड नहीं है तो वहां पर खास ध्यान रखना पड़ता है बैंक्स को। सो अकॉर्डिंगली जो आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, द बैंक शुड रिजेक्ट द बिल because the practice of drawing bill without recourse clauses is to be discouraged as it increases the bank risk, right? तो आंसर इज ऑप्शन बी। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। A small enterprise projects an annual turnover of 4.8 CR and approaches a bank for the working capital finance under the Nayak committee method, right? According to this method, what is the precise relationship between the total working capital requirement and the maximum loan the bank will sanction and the mandatory contribution from the business owner? तो उसके बारे में बताना है। तो मैं आपको नायक कमेटी मेथड के बारे में फटाफट से बता देता हूँ। इफ वी टॉक अबाउट द नायक कमेटी मेथड, जिसको कि प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड भी कहते हैं, प्रोजेक्टेड एनुअल टर्नओवर मेथड भी
इसको कहा जाता है। अब इस मेथड में एक्चुअल में होता क्या है, व्हाट इज प्रिसाइजली देयर। तो ये क्या करता है मेथड, ये कंसीडर करता है कि एक साल में टोटल 4 वर्किंग कैपिटल साइकिल होंगे, यानी कि ऑपरेटिंग साइकिल जो कि 4 होंगे। हर एक क्वार्टर को एक वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल मान लिया जाता है। तो टोटल जो फंड चाहिए वो हो गए 100% डिवाइड बाय 4। तो टोटल जो आपको फंड चाहिए, जितनी भी टर्नओवर है उसका 25% आपको चाहिए एज अ वर्किंग कैपिटल, राइट। एंड 25% में से ये कहता है 5% जो है वो है मार्जिन, जो कि कंट्रीब्यूशन मेंटेन करनी पड़ेगी। और 20% जो होगा दैट इज अ मैक्सिमम परमिसिबल फाइनेंस दैट विल बी गिवन बाय द बैंक, राइट। वो फाइनेंस दिया जाएगा मैक्सिमम बैंक के द्वारा। ये चीज है, यानी कि अगर टर्नओवर जो है वो 20 लाख रुपए की है तो उसके केस में 20 लाख का 20% यानी कि 4 लाख रुपए दी जाएगी वर्किंग कैपिटल, और 1 लाख का मार्जिन जो होगा दैट विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द बोरोर। ये सिनेरियो रहता है। आप ऑप्शंस को देखते हैं। द बैंक विल सैंक्शन, इट सेज द बैंक विल सैंक्शन 25% ऑफ द टर्नओवर एज अ लोन विद नो मैंडेटरी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द ओनर। The total working capital requirement is assessed to be 20% of the turnover, all of which will be financed by the bank. The total working capital requirement is 25% of the turnover, that is 1.2 crore, of which the bank finances 20%. Very right. And the owner must contribute the rest of the amount, that is 5%, right? तो ऑप्शन सी जो है that is absolutely correct as per the नायक कमेटी मेथड। तो अगर आपको नॉलेज है तो आसानी से आंसर कर सकते हो ऐसे क्वेश्चंस का। मैंने अपनी क्लासेस में बेसिक्स को बिल्कुल अच्छे से कवर किया है, तो डेफिनेटली यू शुड बी गोइंग फॉर दोस क्लासेस, राइट। तो ऑप्शन सी आंसर रहेगा इस क्वेश्चन का। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इट सेज a large steel factory is purchasing a new machinery worth rupees 50 lakh from the supplier. The factory can only pay 10% of the cost upfront and needs to pay the remaining amount in the installments over the next 5 years. The supplier is unwilling to grant his this credit without a bank's assurance, right? And which is non-fund based facility specially designed for this particular ट्रांजेक्शन। कौन सी नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी है जो इस पर्टिकुलर चीज के लिए बनाई गई है? परफॉर्मेंस गारंटी, लेटर ऑफ क्रेडिट, या फिर फाइनेंशियल गारंटी, या फिर डेफर्ड पेमेंट गारंटी? जल्दी से आंसर पोस्ट कीजिएगा। स्टील फैक्ट्री है, नई मशीन परचेज कर रही सप्लायर से, फैक्ट्री जो है 10% पे कर सकती है, रिमेनिंग अमाउंट जो इंस्टॉलमेंट में पे करना है, अगले 5 साल में पे करना है। सप्लायर नहीं दे सकता क्रेडिट बिना बैंक के एश्योरेंस के, तो क्या चीज रहेगी, कौन सा यहां पर इंस्ट्रूमेंट रहेगा? सो पॉइंट टू पॉइंट समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली बात आती है परफॉर्मेंस गारंटी के बारे में, राइट। सो इफ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस गारंटी, तो परफॉर्मेंस गारंटी जो होती है डेट इज पर्टिकुलरली अ बैंक गारंटी जो कॉन्ट्रैक्टर या सप्लायर के बिहाफ पर दी जाती है, ताकि बेनिफिशियरी यानी कि जिस पर्सन को एश्योरेंस देनी है उसको एश्योर किया जा सके जो प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट है वो अग्रीड टर्म्स के हिसाब से कंप्लीट किया जाएगा। सो परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन को गारंटी करने के लिए गारंटी दी जाती है, राइट। 3 पार्टीज होती है इसमें, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, गारंटर, ये 3 पार्टीज रहेंगी। इफ वी टॉक अबाउट द लेटर ऑफ क्रेडिट, तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो होती है वो एक बैंक के द्वारा कमिटमेंट है। कौन से बैंक के द्वारा? ओपनिंग बैंक या इशूइंग बैंक जिसको कहते हैं, उसके द्वारा कमिटमेंट है ऑन द बिहाफ ऑफ द एप्लीकेंट और द इंपोर्टर कि प्रोवाइडेड अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन होती है तो पैसे पे किए जाएंगे, राइट। दिस इज पर्टिकुलरली व्हाट मेंटेन द लेटर ऑफ क्रेडिट, राइट। इसमें अलग अलग पार्टीज होती है, लाइक वी आर इन द एप्लीकेंट जो इंपोर्टर होता है, बेनिफिशियरी जो कि एक्सपोर्टर होता है, इसके अलावा ओपनिंग बैंक जो कि लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करता है, एडवाइजिंग बैंक होता है, नेगोशिएटिंग बैंक होता है। दीज आर द डिफरेंट पार्टीज इन इट। अगर मैं फाइनेंशियल गारंटी की बात करता हूं तो फाइनेंशियल गारंटी एक प्रॉमिस होता है बैंक के द्वारा कि फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन को कंप्लीट किया जाएगा। जैसा कि इस केस में भी कहा जा रहा है कि इन केस अगर 10% पेमेंट कर दी तो बाकी की पेमेंट भी की जाएगी, यानी कि 45 लाख की पेमेंट भी बाकी की जाएगी, उसके लिए गारंटी दी जा रही है ना। सो दिस इज अ क्लियर केस ऑफ द फाइनेंशियल गारंटी। और ये जो फाइनेंशियल गारंटी होती है इट्स अ गारंटी, सो ये नॉन फंड बेस्ड होती है। नॉन फंड बेस्ड मतलब होता है कि कोई डायरेक्ट आउटले ऑफ द फंड नहीं है। देयर इज नो डायरेक्ट आउटले ऑफ द फंड, नो डायरेक्ट आउटले ऑफ द फंड्स आर देयर, राइट। तो ये चीज रहती है इन केस ऑफ द पर्टिकुलर फाइनेंशियल गारंटी की अगर बात करें। और वहीं पर इफ वी टॉक अबाउट द डीपीजी दैट इज अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी, ये भी बैंक के द्वारा इश्यू की जाती है ताकि सेलर को, मैन्युफैक्चरर को एश्योर किया जा सके उसको पेमेंट की जाएंगी इंस्टॉलमेंट्स में, उसको पेमेंट की जाएगी इंस्टॉलमेंट में, राइट, ओवर द पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यहां पर अब कौन सी गारंटी जाएगी?
यहां पर फाइनेंशियल गारंटी जाएगी या डेफर्ड पेमेंट गारंटी जाएगी? तो आंसर यहां पर टोटली चेंज होने वाला है। आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज डेफर्ड पेमेंट गारंटी, क्योंकि पेमेंट जो करनी है वो इंस्टॉलमेंट्स में करनी है, राइट? सो आंसर विल बी ऑप्शन डी, दैट इज अ डेफर्ड पेमेंट गारंटी। इसके केस में भी तीन पार्टीज रहेंगी, एप्लीकेंट, बेनिफिशियरी, गारंटर, तीन पार्टीज हैं। सो लेट्स से आपने कैपिटल गुड्स मंगवानी है ओवर द क्रेडिट पर्टिकुलर पीरियड, राइट? तो आप कौन सी गारंटी का इस्तेमाल करोगे? डेफर्ड पेमेंट गारंटी का इस्तेमाल करोगे अगर इंस्टॉलमेंट्स में अमाउंट पे करना है। ठीक है जी, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इट सेज अ कॉर्पोरेट एंटिटी विशेस टू इश्यू कमर्शियल पेपर टू डाइवर्सिफाई इट्स शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। Its last audited balance sheet shows a tangible net worth of rupees 5 crore. To be eligible to issue CP, and assuming it plans to issue over rupees 1000 crore, with what specific credit rating requirement must it fulfill according to the guidelines, right? इनके बारे में हमें बताना है। It must obtain a minimum credit rating of A3 from a SEBI registered credit rating agency. It must be rated by at least two agencies, and the issuance will be governed by the conditions of the lower of the two ratings. It must obtain a top rating of A1 from at least two agencies, and the higher rating will apply. It is exempted from credit rating requirements as its tangible net worth is above rupees 4 crore threshold. तो थ्रेशोल्ड का कोई लेना देना नहीं है, डेट्स अ मेयर क्राइटेरिया कि कमर्शियल पेपर्स इशू कर सकते नहीं कर सकते, वो फुलफिल हो रहा है। तो ऑप्शन डी तो जो है दैट इज नॉट द करेक्ट आंसर एट ऑल, राइट? देखो अदरवाइज अगर आपने कमर्शियल पेपर इशू करने हैं तो A3 रेटिंग चाहिए रहती है, दैट इज ट्रू। A3 रेटिंग मिनिमम चाहिए रहती है, राइट? ये चीज सही है। लेकिन जब आपका इशू जो है वो 1000 करोड़ या उससे ज्यादा का है, तो उस सिनेरियो में इफ यू आर टू बेसिकली, अगर उस टाइम पर आपको कमर्शियल पेपर्स को इशू करना है, सो इन दैट सिनेरियो व्हाट टू बी डन, आपको कम से कम दो एजेंसी से आपको रेटिंग लेनी पड़ेगी, राइट? तो कई कंडीशंस है। तो पहली चीज है कि टेंजिबल नेटवर्थ 4 करोड़ की होनी चाहिए, ये सही है। फिर दूसरी कंडीशन होती है कि स्टैंडर्ड लोन होना चाहिए, वो भी सही है। वर्किंग कैपिटल स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए, वो भी सही है। ठीक है, लेकिन अगर आपका इश्यू 1000 करोड़ से ज्यादा है तो उसके केस में दो क्रेडिट रेटिंग आपको कम से कम लेनी पड़ेगी, और मिनिमम रेटिंग जो होगी दोनों में से वो अप्लाई होगी, तब भी मिनिमम रेटिंग कम से कम A3 होनी चाहिए। सो ऑप्शन बी इज मोर करेक्ट, राइट? सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। तो आंसर जो है वो ऑप्शन बी रहेगा। ठीक है, चलो अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट सेज अ मैन्युफैक्चरर, क्वेश्चन नंबर है ये 7th, राइट? अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस करेंटली हैज अ वर्किंग कैपिटल साइकिल ऑफ 2 months calculated based on 2 months of production time and 1 month of credit period to the customers, right? Offset by 1 month credit period from its suppliers. If the company successfully negotiates with its suppliers to extend their credit period to 2 months, what will be the direct impact on its working capital cycle and its financial needs, right? तो उनके ऊपर क्या impact पड़ेगा उसके बारे में हमने बताना है। The cycle will lengthen to 3 months, increasing the need for the working capital. The cycle will shorten to 1 month, reducing the amount of working capital. The cycle remains unchanged at 2 months as a supplier credit is liability and does not affect the asset cycle. The cycle will shorten to 1.5 months, causing a moderate decrease in the working capital needs. So what will be the correct answer for this? So the correct answer is working capital जो है वो basically होता क्या, working capital cycle होता क्या, सबसे पहले तो इसको समझ लो, right? So working capital cycle in simple language is like जो टाइम लिया गया है किसी बिजनेस के द्वारा ताकि वो अपने नेट करेंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर ले। किसको? नेट करेंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट कर ले, उसको कहते हैं वर्किंग कैपिटल साइकिल। कहने का मतलब है आपने रॉ मटेरियल परचेज किया कैश से, उसके ऊपर प्रोसेसिंग करी, उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करा, फिर उसकी सेल कर दी। हो सकता है सेल कैश करी हो, फिर तो ठीक है, साथ के साथ वर्किंग कैपिटल साइकिल कंप्लीट हो गया। लेकिन अगर क्रेडिट सेल करिए तो वो भी काउंट होएगा उसमें, राइट? दैट इज द वर्किंग कैपिटल साइकिल, वो होता है वर्किंग कैपिटल साइकिल। ठीक है जी। अब क्या कंपनी जो है वो ऑफसेट कर सकती है? यस, अगर कंपनी देखो ऑफसेट अपना नेगोशिएट कर लेती है सप्लायर से और आपको सप्लायर से क्रेडिट मिल जाता है, तो उसके केस में यस वो आपकी वर्किंग कैपिटल साइकिल को ऑफसेट करता है, यानी कि उसको इंप्रूव करता है, राइट? दिस इज द केस। अब इस सिनेरियो में भी यही हुआ है। पहले देखो उन्होंने क्लियरली एग्जांपल में बता दिया कि आपका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल था, ऑपरेटिंग साइकिल जो था, दैट वाज ऑफ 2 मंथ्स। ठीक है, वो बेसिकली कितने का था? आपका वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है वो 2 मंथ्स का आपने कैलकुलेट किया। कैसे?
3 आपका 2 मंथ्स का था प्रोडक्शन का टाइम, राइट? फिर 1 महीने का दिया आपने क्रेडिट, लेकिन 1 महीना आपने क्रेडिट ले लिया, तो ये हो गए कैंसिल, तो नेट आपका ऑपरेटिंग साइकिल रह गया 2 महीने का। अब क्या हुआ कि आपने ये जो महीने का लिया था ना, इसकी जगह पर आपने 2 महीने का ले लिया साइकिल, राइट? तो उसकी वजह से अब आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल होएगा वो रह जाएगा सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का, राइट? तो अगर ये चीज होती है तो डेफिनेटली आपकी जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट है वो भी रिड्यूस हो जाएंगी, राइट? तो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज द साइकिल विल शॉर्टन टू 1 मंथ रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड, राइट? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज अ मशीनरी कंपनी सेल्स अ मशीन वर्थ रुपीज 10 लाख टू अ बायर offering 90-day credit period. The seller needs immediate cash but also wants a formal negotiable instrument that confirms the buyer's obligation to pay on a future date, which the seller's bank can then finance. What is the most appropriate financing mechanism for the bank to follow in this situation? सिनेरियो को समझने की कोशिश करो। सबसे पहली जो चीज है दैट्स रिलेटेड टू कि यहां पर बोला क्या जा रहा है। मशीन सेलिंग कंपनी है, मशीन बेचती है 10 लाख की एक बायर को, तो यहां पर है सेलर और यहां पर ये मशीन बेच दी गई है बायर को, राइट? एंड फर्दर क्या कहा गया कि 90 डेज का एक क्रेडिट पीरियड दे दिया, 90 डेज क्रेडिट पीरियड इज गिवन, ये चीज भी हो गई है। लेकिन बैंक साथ में चाहता है कि एक फॉर्मल नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी हो जो कंफर्म करे कि बायर की ऑब्लिगेशन है फ्यूचर डेट के ऊपर पे करने की, ताकि बाद में सेलर जाकर के उसको फाइनेंस करवा ले अपने बैंक से, ताकि सेलर के पास वो इंस्ट्रूमेंट आ जाए और फिर वो फाइनेंस करवा ले अपने बैंक से जाकर के, राइट? ये सिनेरियो यहाँ पर चाहिए, उसके हिसाब से बताना है कि कौन सा सबसे ज्यादा एप्रोप्रिएट फाइनेंसिंग मैकेनिज्म रहेगा इस केस में। The purchasing bank purchasing a demand bill as this provides immediate cash to the seller. Discounting a usage bill as this provides immediate cash against a bill with future payment date. Providing finance against book debts after applying 20% margin. Issuing a letter of credit on behalf of the seller to guarantee the payment from the buyer. So what would be the case related? तो क्या आंसर रहेगा, किस तरह से पैसे मिल जाएंगे यहाँ पर मशीनरी कंपनी को, उसके बारे में फटाफट से हमने आंसर पोस्ट कर देना है यहाँ पर। सो आंसर इज करेक्टली रिलेटेड टू द यूसेंस बिल वाला पार्ट। अब यहां पर क्या डिस्काउंटिंग का यूसेंस बिल, डिस्काउंटिंग का यूसेंस बिल। अब मैं आपको ना एक नॉमेनक्लेचर टाइप बताता हूं यहां पर। इन केस अगर डिमांड बिल हो, इफ वी आर एनी हाउ टॉकिंग अबाउट द डिमांड बिल, तो डिमांड बिल हो सकता है, या फिर एक बिल हो सकता है यूसेंस बिल हो सकता है, या फिर लेटर ऑफ क्रेडिट का जो बिल ड्रॉ करते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करते हैं उसकी बात हो सकती है। ये तीन तरह की चीजें हो सकती है। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द डिमांड बिल, तो डिमांड बिल को किया जाता है परचेज। डिमांड बिल का मतलब होता है जैसे ही डिमांड किया जाएगा उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। ऐसे बिल को बैंक करता है परचेज। लेकिन जब एक स्पेसिफिक क्रेडिट पीरियड दिया गया हो, जैसे ऊपर के क्वेश्चन में भी 90 डेज का पीरियड दिया गया, तो उस बिल को क्या किया जाता है, डिस्काउंट किया जाता है। जब भी क्रेडिट पीरियड होता है तो उस बिल को हम कहते हैं यूसेंस बिल, और उस बिल को किया जाता है डिस्काउंट, ना कि परचेज। तो वी सेड डिस्काउंट कर दिया बिल को, राइट? फिर लेटर ऑफ क्रेडिट के केस में जो बिल ड्रॉ होता है उसको किया जाता है नेगोशिएट, राइट? वो डिमांड बिल भी हो सकता है और वो यूसेंस बिल भी हो सकता है, लेकिन उसकी नॉमेनक्लेचर यूज करते हैं नेगोशिएशन की, राइट? नेगोशिएट बिल कहते हैं उसको। तो इसी हिसाब से आपको समझना है, बहुत सी चीजें आपको ऐसे ही क्लियर हो जाएंगी इन वीडियोस को फॉलो करते करते। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। When assessing working capital needs, बैंक एम्प्लॉय डिफरेंट मेथड्स। जब वर्किंग कैपिटल नीड्स को असेस करना होता है, बैंक अलग अलग मेथड चलाते हैं बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द बिजनेस। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग बिजनेस टाइप्स वुड द कैश बजट मेथड बी द मोस्ट सुटेबल? तो कौन से बिजनेस मेथड के लिए कैश बजट मेथड सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा एंड स्ट्रेटेजिकली इफेक्टिव असेसमेंट टूल भी रहेगा? तो मैं जल्दी से सबसे पहले आपको जो कैश बजट मेथड है उसके बारे में बताता हूँ। एक वर्किंग कैपिटल असेसमेंट टेक्निक है जो बैंक्स के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, बिजनेस के द्वारा इस्तेमाल की जाती है, सो एज टू लुक फॉर द डिफरेंस बिटवीन द कैश इनफ्लोज एंड कैश आउटफ्लोज। यानी कि जो भी नेट आउट आपका कैश फ्लो है वो या तो सरप्लस होगा या डेफिसिट होगा, एंड डेफिसिट को आप वर्किंग कैपिटल फाइनेंस कर देते हो, दैट इज इट, राइट? ये बेसिक चीज होती है। तो बैंक डिसाइड कर सकते हैं कि शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल की क्या रिक्वायरमेंट है, ये पता लग जाती है। एंड इसको इस्तेमाल किया जाता है मेथड को खास करके एग्रीकल्चर से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, सिनेमा से रिलेटेड, सीजनल इंडस्ट्री से रिलेटेड, राइट?
उसका इस्तेमाल किया जाता है एंड उन बेसिकली इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल करते हैं। और इसमें आप क्या देखते हो कि मंथ वाइज प्रोजेक्शन देखते हो, रिसिप्ट से रिलेटेड जो पैसा आ रहा है, यानी कि जैसे सेल्स करी, कलेक्शन हो गई आपकी, जो आपने लोन दिए थे उनकी रिपेमेंट्स आ गई, इन्वेस्टमेंट्स की वापस रिटर्न्स आ गई, इस तरह से हो सकता है अपने पेमेंट्स करी वो आउटफ्लोज होते हैं। तो आप डिफरेंस देख रहे हो दोनों के बीच में एंड जो डेफिसिट रहेगा उसको फाइनेंस कर देते हो। ये मेन पर्पज होता है इसका कैश बजट मेथड का। क्लियर है चीज? सो अकॉर्डिंगली आंसर करते हैं, अ लार्ज एस्टैब्लिश्ड रिटेल चेन, a large established retail chain with stable predictable sales throughout the years, ये इस्तेमाल करेगा? नो। a small enterprise with projected annual turnover of 3 crore that does not maintain detailed financial records, a film production house where expenses are incurred steadily over a long production period but revenue is received only after the film release, a company that wants its financing to be based on a fixed percentage of its total current assets। तो क्लियर आंसर है यहाँ पर, डेट इज ऑप्शन सी, क्योंकि यहां पर अनसर्टेनिटी है, अनसर्टेनिटी ऑफ द कैश फ्लोज है। तो सीजनल इंडस्ट्रीज में जहां पर कैश इनफ्लोज आउटफ्लोज आपको पर्टिकुलरली पता नहीं होते, अनस्टेबल जो होती है, वहां पर सीबीएम मेथड का इस्तेमाल किया जाता है, कैश बजट मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। नाउ आफ्टर दैट इट्स रिलेटेड टू क्वेश्चन नंबर 10, बैंक इज कंसिडरिंग issuing a bank guarantee of 10 crore on behalf of a stockbroker to be submitted to a major stock exchange as a margin requirement, right? तो मार्जिन रिक्वायरमेंट की ल्योर में एक बैंक गारंटी दी जानी है बैंक के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ अ स्टॉक ब्रोकर। अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक गाइडलाइंस मेंशन्ड इन द डॉक्यूमेंट फॉर सच काइंड ऑफ गारंटीज, व्हाट इज द मिनिमम मार्जिन द बैंक मस्ट मेंटेन। तो कम से कम कितना मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा बैंक को एंड कौन सी फॉर्म में बैंक को ये मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा? इट सेज मार्जिन ऑफ 25%, 50%, और particularly no specific margin is to be maintained and must be maintained in the form of cash, must be half maintained in the form of cash, and further which must be in the form of cash or approved securities। और स्टैंडर्ड वर्किंग कैपिटल अगर सही चल रही है तो दे दोगे आप बैंक गारंटी, ये चीज बोली गई है फोर्थ ऑप्शन में। लेट्स हैव अ लुक एट इट। सो देखो, आरबीआई की गाइडलाइंस को ब्रेक डाउन करते हैं, लेकिन उससे पहले ना कुछ चीजें समझते हैं। सबसे पहली बात है यहाँ पर टाइप ऑफ बैंक गारंटी कौन सी होगी। अगर टाइप की बात करें, व्हाट टाइप ऑफ बैंक गारंटी इट विल बी द फाइनेंशियल गारंटी, राइट। एंड सेकंड चीज है, एप्लीकेंट कौन है? स्टॉक ब्रोकर है। बेनिफिशियरी कौन है? स्टॉक एक्सचेंज है। अमाउंट कितना? 10 करोड़ का है। तो आरबीआई की गाइडलाइन कहती है, एज पर द आरबीआई सर्कुलर, जो आरबीआई का मास्टर डायरेक्शन है ना रिलेटेड टू गारंटीज एंड को एक्सेप्टेंसेस, बैंक को कम से कम 50% मार्जिन मेंटेन करना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ तो ऑप्शन बी सही है या ऑप्शन सी सही है, राइट। 50% मार्जिन बैंक को कम से कम मेंटेन करना पड़ेगा, यानी कि 10 करोड़ का 5 करोड़ कम से कम बैंक को मेंटेन करना पड़ेगा। एंड मार्जिन की अगर बात करते हैं, इट कुड बी इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये कैश की फॉर्म में हो सकता है, एफडीआर की फॉर्म में हो सकता है, या फिर जो अप्रूव्ड सिक्योरिटीज हैं उनकी फॉर्म में हो सकता है, लिक्विड जो सिक्योरिटीज हैं उनकी फॉर्म में ये पर्टिकुलर गारंटी का जो रिक्वायरमेंट है वो हो सकता है। पर्पस क्या है कि बैंक गारंटी अलाउ की जाएगी मार्जिन के लिए एंड फर्दर सिक्योरिटी डिपॉजिट पर्पस के लिए सिर्फ और सिर्फ अलाउ की जा सकती है स्टॉक ब्रोकर्स को। एंड बैंक जो है वो कोई भी गारंटी इशू नहीं करेगा, ब्रोकर की ऑब्लिगेशन टुवर्ड जो क्लाइंट्स है उसको कंप्लीट करने के लिए कोई भी गारंटी इशू नहीं करेगा। एंड ये जो गारंटी होंगी ये नॉन फंड बेस्ड एक्सपोजर के लिए रहेंगी एंड बैंक को इसके लिए स्ट्रिक्ट क्रेडिट असेसमेंट भी करनी पड़ेगी, राइट। एंड जो भी बैंक गारंटी दी जाएगी उसको क्रेडिट एक्सपोजर माना जाएगा कैपिटल एडिक्वेसी पर्पसेस के लिए। एंड जो एक्सपोजर होगा ब्रोकर्स का, एक्सचेंज का, ठीक है, वो आरबीआई के द्वारा जो प्रिस्क्राइब्ड एक्सपोजर लिमिट्स है उसके बीच में होनी चाहिए। एंड बैंक्स को लार्ज एक्सपोजर्स को रिपोर्ट भी करना पड़ेगा एंड जो सिंगल बोरोर एंड ग्रुप बोरोर की जो लिमिट्स हैं उनके साथ भी कंप्लाई करना पड़ेगा। सो व्हाट विल बी द आंसर रिलेटेड टू दिस? क्या आंसर होने वाला है यहाँ पे? आंसर विल बी ऑप्शन सी, कि जो मिनिमम मार्जिन है 50% का रहेगा, ये बिल्कुल सही है। एंड विच कैन बी इन द फॉर्म ऑफ कैश और द अप्रूव्ड सिक्योरिटीज, या एफडी की फॉर्म में हो सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी, राइट। चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट सेज अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म हैज an annual consumption of imported raw materials worth rupees 6 crore. To achieve cost efficiency, it places orders in batches of rupees 1 crore, which is the economic order quantity. The time from opening an LC to shipment of the goods is 10 days, which is said to be the lead time. The sea transit time is 20 days.
and further the supplier provides a credit period of 6 months. What is the total letter of credit limit that the company requires? तो टोटल क्रेडिट लिमिट कंपनी को कितनी चाहिए उसके बारे में वी नीड टू आंसर। तो जल्दी से जल्दी कीजिएगा आंसर पोस्ट इस क्वेश्चन के बारे में। लेटर ऑफ क्रेडिट का क्या प्रोसेस होता है मैं फटाफट से आपको बता देता हूं। सो लेट्स से हियर इज अ लेटर ऑफ क्रेडिट। यहां पर है बायर जिनको हम कहते हैं एप्लीकेंट भी कहते हैं बिकॉज ये अप्लाई करते हैं फॉर टू द ओपनिंग बैंक, राइट। लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करवाने के लिए या इसको इशूइंग बैंक कहते हैं ओपनिंग बैंक को। तो ये लेटर ऑफ क्रेडिट को ओपन करेंगे और लेटर ऑफ क्रेडिट को भेजेंगे एडवाइजिंग बैंक के पास जो लेटर ऑफ क्रेडिट को ऑथेंटिसिटी को चेक करेंगे एंड फर्दर उसे भेज देंगे एक्सपोर्टर के पास जिसको हम बेनिफिशियरी भी कहते हैं। आफ्टर चेकिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, क्योंकि इनके बीच में एक मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ होगा पहले, राइट। तो आफ्टर चेकिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस की वो टर्म्स एंड कंडीशंस लेटर ऑफ क्रेडिट में लिखी गई नहीं लिखी गई हैं, एक्सपोर्टर यहाँ पर कर देंगे शिपमेंट, राइट। अब ये शिपमेंट कर देंगे, इनके पास डॉक्यूमेंट आ जाएंगे, इनवॉइस होगी, कोटेशन होगी, इंश्योरेंस पॉलिसी, बिल ऑफ लेडिंग एटसेट्रा सब चीजें होंगी। तो एक्सपोर्टर इन डॉक्यूमेंट्स को नेगोशिएट करेंगे विद द नेगोशिएटिंग बैंक एंड नेगोशिएशन के बाद जो पैसे है वो दे दिए जाएंगे, या तो यूसेंस बेसिस पर होगी या डिस्काउंट बेसिस पर होगी, राइट। तो वो पैसे दे दिए जाएंगे। अब नेगोशिएटिंग बैंक इन डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करेगा, 5 बैंकिंग डेज इनके पास रहेंगे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रूटनाइज करने के लिए। और फर्दर थ्रू द एडवाइजिंग बैंक ये डॉक्यूमेंट्स को भेज देंगे ओपनिंग बैंक के पास। ओपनिंग बैंक के पास भी 5 बैंकिंग डेज रहेंगे स्क्रूटनाइज करने के लिए। एंड फर्दर अगर कंप्लाइंग प्रेजेंटेशन है यानी कि चीजें बिल्कुल सही है तो ये डॉक्यूमेंट दे देंगे बायर को, और जो नोस्ट्रो अकाउंट है यहाँ पर नेगोशिएटिंग बैंक का उसको कर देंगे क्रेडिट। अब यहां पर समझने वाली कुछ एक चीजें हैं। पहली चीज है कि एक टाइम पीरियड हम इस्तेमाल करते हैं डेट इज नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड। नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड वो टाइम पीरियड नहीं है जिसमें यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स आपकी चीजें गुड्स जो हैं वो बाहर तक पहुंची हैं। दिस इज अ टाइम पीरियड जब से ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है इनके बीच में, जब से ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुई है, नेगोशिएशन हुई है उस डेट से लेकर के द डे द अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द अकाउंट, राइट। उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, वी से टू बी द नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, उसको कहा जाता है नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड, राइट। सो अगर हम इस क्वेश्चन के हिसाब से समझें तो क्वेश्चन के हिसाब से समझो, एनुअल कंजम्पशन बताई गई है रॉ मटेरियल की कितनी है, इट इज 6 करोड़। तो टोटल जो कंज्यूम करना है वो करना है 6 करोड़ का, राइट। एंड ईओक्यू यानी कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दी गई है, 1 करोड़ की इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी दी गई है, राइट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट्स जो पर ईयर ओपन होंगी टोटल वो कितनी ओपन होगी, दोज विल बी 6 डिवाइड बाय 1 दैट इज 6 एलसीज टोटल ओपन होंगी एक पूरे के पूरे साल में, राइट। एंड उसके बाद हमने दिखाना है निकालना है यहाँ पर फ्रिक्वेंसी ऑफ एलसी, यानी कि कितने महीने बाद एक एलसी कम से कम ओपन होगी। तो फ्रिक्वेंसी ऑफ एलसी इफ वी टॉक अबाउट द फ्रिक्वेंसी तो वो रहेगी टोटल आपके पास क्या है, 12 महीने है, 12 महीने डिवाइड बाय टोटल 6 एलसी है, तो ये आ गया 2 महीने की आपके पास एक फ्रिक्वेंसी आ गई, यानी कि हर एक 2 महीने में कम से कम एक एलसी ओपन होगी। एंड टोटल आउटस्टैंडिंग पीरियड एक एलसी का कितना रहेगा। अब यहाँ पर ध्यान से समझना, पहली चीज तो ये है कि टाइम ओपनिंग से लग रहा है शिपमेंट के लिए, टाइम फ्रॉम ओपनिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट टू शिपमेंट ये लग रहे हैं 10 दिन, और फिर उसके बाद 20 दिन लग रहे हैं एनटीपी के, राइट। फिर 6 महीने लग रहे हैं आपको यूसेज पीरियड जो दिए गए, टोटल टाइम पीरियड जो रहेगा ओपन दैट इज 7 मंथ्स ओवर है, 7 महीने का आपके पास ओपनिंग टाइम पीरियड है, राइट। टोटल आउटस्टैंडिंग पीरियड आपका 7 महीने का आ गया। ये क्या टाइम पीरियड निकाला हमने, टोटल आउटस्टैंडिंग पीरियड, टोटल आउटस्टैंडिंग पीरियड विच वी बेसिकली कैलकुलेट, वो चीज यहां पर आ गई है, राइट। अब नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग एलसीज कितनी रहेंगी एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, डेट इज 7 मंथ्स, और हर 2 महीने बाद एक एलसी ऊपर हो रही है, तो ये आ गया 3.5 एलसीज जो आपकी हर टाइम पे ओपन ही रहेंगी। एक एलसी जो है वो 1 करोड़ की है क्योंकि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपकी 1 करोड़ की है। तो टोटल एलसी जो आपको अमाउंट इशू करना है, सैंक्शन करना है, डेट विल बी 4 into 1 दैट इज 4 करोड़, 4 करोड़ की कम से कम आपको लिमिट देनी पड़ेगी, राइट। सो अकॉर्डिंगली इफ वी लुक एट द आंसर तो आंसर रहेगा ऑप्शन डी क्लियरली, राइट। तो मैं दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि क्या क्या चीजें यहां पर है और किस तरह से हमने यहां पर इन चीजों को आंसर करा है। सबसे पहले वी लुक्ड एट द फैक्टर कि आपके पास टोटल एलसी कंजम्पशन कितनी है, वो है 6 करोड़ की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है 1 करोड़ की। देन फॉर द लेटर ऑफ क्रेडिट पर ईयर जितनी जो फ्रीक्वेंसी रहेगी वो बेसिकली कितनी रहेगी, सॉरी लेटर ऑफ क्रेडिट कितनी ओपन होंगी एक साल में, डेट इज 6 डिवाइड बाय 1। क्योंकि क्यों किया, क्योंकि टोटल आपकी 6 करोड़ की कंजम्पशन है और ईओक्यू आपका 1 करोड़ का है, तो 6 एलसीज आपकी ओपन होंगी, ये चीज हमने देख ली। आफ्टर दैट फ्रीक्वेंसी वी कैलकुलेटेड 12 मंथ्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलसीज, तो 2 महीने की मेरे पास फ्रीक्वेंसी आ गई।
अब टोटल आउटस्टैंडिंग पीरियड निकाला विच बेसिकली एक्यूमुलेटेड टू द 7 मंथ्स एंड आई नो कि मेरी एलसी कितनी देर तक आउटस्टैंडिंग रहेगी। अब 2 महीने बाद एक एलसी ओपन हो जाती है और 7 महीने में कितनी आउटस्टैंडिंग रहेगी 7/2 दैट इज 3.5 एलसीज एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग रहेंगी। तो टोटल एलसी लिमिट कितनी होगी क्योंकि उसको राउंड ऑफ कर दिया हमने सो इट इज 4 into 1 1 करोड़ की क्योंकि एक एलसी है सो इट इज 4 करोड़। सो अकॉर्डिंगली वी कैलकुलेटेड द आंसर। आई होप कि दिस विल हेल्प यू राइट। तो ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। इट सेज अकॉर्डिंग टू द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गाइडलाइंस आरबीआई की गाइडलाइंस के हिसाब से banks must ensure that bill financing is restricted to the genuine trade। genuine trade का मतलब होता है कि there should be no kite flying जिसको हम कहते हैं accommodation bills कहते हैं वो नहीं होना चाहिए। and further manage risk exposure appropriately when a bill is discounted by bank A under the letter of credit issued by the bank B, where does the primary credit risk exposure lies from the bank A's perspective। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन को समझो सबसे पहले। Here we say a bill discounted by bank A under letter of credit। A bill is discounted by bank A issued by the bank B, right? ये सिनेरियो है। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं ब्रेक डाउन फटाफट से। लेट्स गो टू दिस व्हाइट बोर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो सिनेरियो सिंपल सा है। यहां पर है एक बैंक ए, राइट, एंड इस बैंक ए ने क्या किया डिस्काउंट करा बिल को, राइट। जो बैंक बी है यहां पर उसने इशू करी है लेटर ऑफ क्रेडिट, इशूड द लेटर ऑफ क्रेडिट एंड बिल जो ड्रॉ किया गया है दैट इज एक्चुअली अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट। जो बिल ड्रॉ किया गया है वो लेटर ऑफ क्रेडिट के अंदर ड्रॉ किया गया है। ट्रांजैक्शन जो है वो जेन्युइन ट्रेड ट्रांजैक्शन है वो भी कहा गया है। अब अगर हम आरबीआई की मास्टर सर्कुलर को फॉलो करते हैं फॉर द लोन्स एंड एडवांसेस स्टेचुरी या फिर जो और रिस्ट्रिक्शंस इंपोज की गई हैं आरबीआई के द्वारा, जब एक बैंक डिस्काउंट करता है बिल को अंडर द एलसी इशूड बाय अदर बैंक, कहने का मतलब है कि लेट्स केस सिनेरियो यहां पर लेते हैं जो हमने लेटर ऑफ क्रेडिट की पार्टी समझी थी। ए एंड बी आर द पार्टीज, ए इज एप्लीकेंट, बी इज द बेनिफिशियरी। ए गया बैंक के पास और एबीसी बैंक ने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर दिया, या फिर हम ये कहते हैं कि बैंक बी है यहां पर जिसने लेटर ऑफ क्रेडिट को इशू कर दिया, एडवाइज कर दिया, एडवाइजिंग बैंक ने यहां पर बेनिफिशियरी को एडवाइज कर दिया और इसने शिपमेंट भी कर दी। फर्दर यहां पर नेगोशिएटिंग बैंक के साथ नेगोशिएट भी कर दिया। यहां पर एक बिल ड्रॉ किया, बी बेनिफिशियरी ने एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करा एंड ये एक्सेप्टेंस होने के बाद बिल वापस से मिल गया बी को। अब बी जाता है यहां पर बैंक ए के पास बिल को डिस्काउंट करवाने के लिए। तो ये क्राइटेरिया यहां पर हुआ है, राइट। तो ये कहा गया है कि जब एक बैंक डिस्काउंट करता है बिल को अंडर द लेटर ऑफ क्रेडिट विच इज इशूड बाय द अदर बैंक, तो जो प्राइमरी क्रेडिट एक्सपोजर रहेगा वो बोरोर के ऊपर नहीं होगा, यानी कि इंपोर्टर या बायर यानी कि ए पर्सन के ऊपर नहीं होगा प्राइमरी एक्सपोजर, वो एलसी इशूइंग बैंक के ऊपर माना जाएगा। ये एक्सपोजर जो है क्योंकि बिल इस एलसी के बेस पर ड्रॉ किया गया तो एक्सपोजर ये बिल के बैंक के ऊपर माना जाएगा। ये नहीं माना जाएगा कि ये बोरोर के ऊपर एक्सपोजर है कि बोरोर ने पैसे देने हैं। ये मेन पर्पस है। ये एलसी बैक ट्रांजैक्शन है तो ये इंटर बैंक ट्रांजैक्शन की तरह इसमें रिस्क कैरी होगा, राइट। तो रिस्क जो होगा दैट विल बी लाइक इंटर बैंक ट्रांजैक्शन, राइट, उसके अकॉर्डिंग काउंट होगा। तो जल्दी से देखते हैं यहां पर आंसर्स क्या है। द रिस्क एक्सपोजर रिमेन्स इंटायरली ऑन द बोरोर, तो बोरोर के ऊपर तो नहीं है। द रिस्क इज शेयर्ड इक्वली बिटवीन द बोरोर एंड द एलसी इशूइंग बैंक, ऐसा भी नहीं है। रिस्क एक्सपोजर ट्रीटेड ऑन द एज बीइंग ऑन द एलसी इशूइंग बैंक एंड नॉट ऑन द बोरोर, बिल्कुल सही है। वो बैंक बी के ऊपर नहीं माना जाएगा, वो बैंक बी के ऊपर माना जाएगा, राइट, बोरोर के ऊपर नहीं माना जाएगा। तो ऑप्शन सी जो है यहां पर दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, राइट, वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। लास्ट तो ऐसे ही है कि आरबीआई के ऊपर मान लो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द क्वेश्चन नंबर 12, राइट। काफी अच्छा क्वेश्चन था, मैं इसको इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ। ऐसी गाइडलाइंस डेफिनेटली आपको पता होनी चाहिए क्योंकि एक्सपोजर को ओवरऑल काउंट करती है, राइट। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इट सेज अ कंपनी दैट हैज नेवर हेल्ड एनी लोन और क्रेडिट फैसिलिटी विद द बैंक एक्स approaches it with the request to issue a large unsecured performance guarantee for a construction contract. Based on the general precautions and safeguards for the issuing guarantees, what should be the bank act's most likely course of action?
तो एक कंपनी है जिसने कभी कोई लोन नहीं लिया, कोई क्रेडिट फैसिलिटी नहीं ली है बैंक एक्स के साथ, उसको अप्रोच करती है एंड फर्दर रिक्वेस्ट करती है एक बड़ा अनसिक्योर्ड परफॉर्मेंस गारंटी दे दो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के लिए। अब इसके ऊपर जनरल प्रिकॉशंस के तहत बैंक एक्स का मोस्ट लाइकली कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा? इशू द गारंटी इमीडिएटली एज इट इज नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी, साथ के साथ इशू कर दो। इशू द गारंटी बट चार्ज अ हायर कमीशन फी। अवॉइड इशूइंग गारंटी बिकॉज नॉर्मली गारंटी शुड बी नॉट बी इशूड टू कस्टमर्स हु डू नॉट जॉय क्रेडिट फैसिलिटीज विद द बैंक। अग्री टू इशू द गारंटी प्रोवाइडेड कस्टमर ओपन्स अ न्यू करेंट अकाउंट विद द बैंक। तो क्या आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 13 से रिलेटेड? सिंपल सा रूल है कि गाइडलाइंस यही कहती हैं कि सेफगार्ड की नॉर्मली गारंटी उन्हीं को इशू की जाती है जिनकी पहले स्टैंडर्ड क्रेडिट फैसिलिटीज चल रही होती हैं। अब यहां पर कोई एग्जिस्टिंग क्रेडिट रिलेशनशिप नहीं है, तो प्रायर नॉलेज नहीं है कस्टमर की फाइनेंशियल हिस्ट्री के बारे में, बिजनेस ऑपरेशंस के बारे में, तो उस केस में अगर आप कोई बड़ी अनसिक्योर्ड गारंटी इशू करते हो किसी अननोन एंटिटी को, सिग्निफिकेंट रिस्क रहेगा एंड रिस्क रहेगा उसमें, राइट? तो उस चीज को अवॉइड करने के लिए बैंक को अवॉइड करना चाहिए कि ऐसे पर्सन को गारंटी इशू ना की जाए। सो आंसर इज ऑप्शन सी, राइट? चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इट सेज a growing e-commerce company has a large volume of account receivables। तो large volume of account receivables, जो पैसा मिलना वो तो है, but faces a constant cash crunch because it has to wait 30 to 60 days for payment from its payment gateway partners। The company wants to improve its cash flow but also wants to completely offload any risk potential defaults or non-payments। Which financing solutions is the best suited to achieve both objectives? अब इसमें बेसिकली क्या है कि कंपनी के पास पैसा नहीं, यहाँ पर पेमेंट गेटवेज हैं अलग अलग, राइट? ये पेमेंट गेटवेज ने पैसा देना है। ये है वेबसाइट हमारे पास, ई कॉमर्स वेबसाइट प्लेटफॉर्म है। अब इसके अकाउंट रिसीवेबल्स तो बहुत है, ये सभी अकाउंट रिसीवेबल्स है जो पैसा इनको मिलना है लेकिन अभी मिला नहीं है। तो ये बेसिकली उसको पैसे को डिस्काउंट करवाना चाहती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन से मेथड हो सकते हैं? इनवॉइस डिस्काउंटिंग, रिकोर्स फैक्टरिंग, नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग, को एक्सेप्टेंस ऑफ इट्स बिल बाय द बैंक। लेकिन एक पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर कहा गया है दैट द कंपनी वांट्स टू इंप्रूव इट्स कैश फ्लो बट आल्सो वांट कंपनी बेसिकली वांट टू ऑफलोड एनी काइंड ऑफ रिस्क रिलेटेड टू डिफॉल्ट। यानी कि इन केस अगर ये पेमेंट गेटवेज डिफॉल्ट करते हैं पेमेंट में, तो रिस्क इस वेबसाइट के ऊपर ना पड़े, राइट? ये चीज वो चाहते हैं। तो इसका मतलब है वी वांट सम फैसिलिटी विच इज विदाउट रिकोर्स, जो विदाउट रिकोर्स बेसिस पर हो, यानी कि रिस्क जो है वो एक्सेप्टेंस वाले के ऊपर हो, हमारे ऊपर ना रहे। ठीक है, तो यहां पर नॉन रिकोर्स फैक्टरिंग या फिर जिसको हम विदाउट रिकोर्स फैक्टरिंग कहते हैं, उस फैसिलिटी का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो आंसर इज ऑप्शन सी फॉर द क्वेश्चन नंबर 14, राइट? चलिए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इट सेज अ बैंक इज असेसिंग अ बोरोअर अंडर द टंडन कमेटी गाइडलाइंस and wants to ensure a minimum level of liquidity is maintained by the borrower post financing. What is the minimum current ratio of the bank would typically require if it applies the second method of the lending of the working capital? मैंने आपको पहले क्वेश्चन में ही चीज बता दी थी कि सेकंड कैप जो आपका मेथड है, लेटर ऑफ बेसिकली टंडन कमेटी का मेथड है, उसमें मिनिमम जो करंट रेशियो रहती है दैट इज 1.33:1। ये मिनिमम करंट रेशियो रहेगी उस केस में, राइट? दैट इज 1.33:1। एक सिनेरियो के थ्रू मैं आपको समझाता हूं। अब लेट्स से केस कि एक कंपनी है, राइट? एक कंपनी है जिसके टोटल करंट एसेट्स दिए गए हैं 800 lakhs, राइट? एंड उसकी करंट लाइबिलिटीज दी गई हैं एक्सेप्ट द बैंक बोरिंग्स, यानी कि बैंक बोरिंग्स शामिल नहीं है इस करंट लाइबिलिटी में। दीज आर गिवन टू बी 200 लाख। ये कितनी है? 200 लाख है, राइट? तो वी नीड टू कैलकुलेट फर्स्ट ऑफ ऑल, लेट्स से वर्किंग कैपिटल गैप हमने कैलकुलेट करना है। तो वर्किंग कैपिटल गैप का फॉर्मूला क्या होता है? WCG जिसको कहते हैं, WCG इज इक्वल टू द टोटल करंट एसेट्स माइनस द करंट लाइबिलिटीज अदर देन बैंक बोरोइंग्स। ठीक है, ये फॉर्मूला रहता है। तो टोटल करंट लाइबिलिटीज एसेट्स कितने हैं? 800 है। करंट लाइबिलिटीज अदर देन द बैंक बोरिंग्स आर 200। तो वर्किंग कैपिटल गैप आ गया 600। दिस इज द वर्किंग कैपिटल गैप, राइट? अब अगर मुझे MPBF निकालना है, मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस निकालना है एज पर द मेथड 2, फॉर्मूला बड़ा सिंपल सा है, दैट इज WCG माइनस मार्जिन। और मार्जिन इस केस में रहता है सेकंड मेथड में 25% ऑफ द
टोटल करंट एसेट्स। अब WCG वी कैलकुलेटेड 600 है, 25% ऑफ द टोटल करंट एसेट्स। अब टोटल करंट एसेट्स 800 है, तो 25% रहेगा 200, राइट। तो मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फाइनेंस बन गया 400। कितना बन गया? 400 हमारे पास बन गया। अब इन केस अगर हम इसकी करंट रेशियो निकालना चाहें, अब करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट रेशियो इज इक्वल टू करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय द करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स तो मुझे पता है 800 है, करंट लायबिलिटीज मेरे को अदर देन बैंक बोरिंग्स कितनी दी गई हैं? अदर देन बैंक बोरिंग्स दोज आर गिवन टू बी 200 lakhs। अब 200 lakhs पहले थी करंट लायबिलिटीज, प्लस नया लोन ले लिए 400 लाख का, वो भी शामिल हो जाएगा, तो टोटल हो जाएंगे 600 लाख। तो अगर मैं इसको फॉर्मलाइज करके देखूं और कैलकुलेट करने की कोशिश करूं डेट व्हाट विल बी द सॉल्यूशन, तो आपके पास आ जाएगी मिनिमम करंट रेशियो जो आपकी मेंटेन रहेगी, राइट। तो सिंपल कैलकुलेटर पर आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 800 डिवाइडेड बाय 600, तो मिनिमम करंट रेशियो जो रहेगी एज पर द मेथड 2 दैट इज 1.33:1। अब आप जल्दी से कैलकुलेट कर लो, ये अपने एंड पर कैलकुलेट कर लो फॉर द मेथड 1। मेथड 1 के केस में जो मार्जिन होता है दैट इज 25% ऑफ द WCG, वो कैलकुलेट कर लो। तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू नो कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। उस केस में रहता है 1.17 इन केस ऑफ मेथड 1, ये मेथड 1 वाला है, राइट। मेथड 2 के केस में रहता है 1.33:1। तो आंसर जो रहेगा दैट इज ऑप्शन सी, राइट। ऑप्शन सी रहने वाला आंसर यहाँ पर। सो दैट इज द करेक्ट आंसर। सो दैट वाज एक्चुअली ऑल अबाउट दिस वीडियो, राइट। आई होप कि आपने बहुत से कंसेप्ट्स को अच्छे से समझा होगा, सीखा होगा। तो जल्दी से वीडियो को कर दो लाइक और शेयर अपने फ्रेंड्स एंड कलीग्स के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं फॉर द CIB एग्जाम। और CIB अर्ली बर्ड पैक में अभी के अभी एनरोल कर लो, CIB अर्ली बर्ड लिखो और व्हाट्सअप कर दो इस नंबर के ऊपर, एंड डेफिनेटली आई एम गोइंग टू गिव यू वेरी गुड डिस्काउंट। जल्दी से जल्दी व्हाट्सअप कीजिएगा एंड आई विल बी शेयरिंग ऑल द डिटेल्स। थैंक यू सो मच और मिलते हैं अगली वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।